फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये रविंदर और संजय की है। रविंदर ट्रक चालक हैं और संजय उनका असिस्टेंट है। इस घटना को लगभग 18-19 साल बीत चुका है और ये घटना केरल की एक शहर की है, साउथ इंडिया की एक शहर की है। तो चलते हैं दोस्तों आज की कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों, आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। आप तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम रविंदर है। मैं अभी नया नया ही ट्रक में आया था। पहले मैं खलासी का काम किया करता था, अब मैं ड्राइवर बन चुका था। और मुझे ये जो चक्कर मिला था केरल का, ये मेरा तीसरा चक्कर था। 2 चक्कर तो हम छोटे छोटे लगा चुके थे और ये दिल्ली से हमें केरल जाना था और ये लंबा चक्कर था। मेरे साथ में संजय था जो मेरे ही उम्र का, थोड़ा कम का लगता था, लेकिन उम्र करीब बराबर ही था। लड़का ये भी ठीक ठाक ही था, काम जल्दी से सीख रहा था, लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा क्योंकि अभी इसको आए हुए करीब 6 ही महीना हुआ था ट्रक पर, जैसा इसने बताया था। तो सीखने में तो तेज़ था और उम्मीद करता था मैं कि जल्दी जल्दी ये काम सीख लेगा। और हम उस केरल के सफ़र पर चल पड़े थे, साउथ इंडिया की सफ़र पर। वहाँ पर भाषा की बहुत समस्या थी। उस जगह पर किसी से पूछो तो अपनी वो लैंग्वेज में बात करता था जो हमें आता नहीं था। बहुत ही दिक्कत थी हम दोनों की, संजय को भी और मुझे भी। और खाने में भी बड़ी समस्या हो रही थी कि हमें कई दिन तो रोटी खाए हो गया था, अब चावल खा खा के हम थक चुके थे। रात का टाइम था, हम एक ढाबा पर रुके थे। वो कॉफ़ी का और चाय का दुकान था और उसमें स्नैक वगैरह बिक रहे थे। वो भी केले का पकौड़ियाँ, केले का कई तरह का आइटम। हम उससे ऊब चुके थे। हम दाल रोटी के चक्कर में पड़े थे कि कहीं पर दाल रोटी मिल जाए तो हम लोग भरपेट खाना खाएं। और एक नॉर्थ इंडियन ड्राइवर मुझे मिल गया, वो भी नौजवान ही था। तो उसकी भाषा सुनकर के मैं उसके पास पहुंच गया। मैंने बोला, भाई आप अपने साइड का लग रहे हो, हिंदी में बोला। बोला, हाँ भाई, हूँ तो उधर का ही, लेकिन मैं यहीं पर रहता हूँ, वो बोला। अब मैंने इधर ही शादी किया हुआ है, अब मैं इसी आसपास में मेरा गांव है, अब मैं वहीं बसा हुआ हूँ। मैं उसकी बात सुनकर के मन में प्रसन्नता हुई कि चलो कोई तो मिला जो हिंदी समझता हो। और मैं अब उससे पूछने लगा कि भाई कोई हमें होटल बताओ जहाँ पर रोटी हमें मिल सके। वो पूछने लगा, कहाँ तक जाओगे? मैंने अपना मंजिल का नाम बताया कि मैं वहाँ तक जाऊँगा। बोला, ठीक है, आप ऐसा करो, इसी रोड पर 15-16 किलोमीटर के आसपास में एक ढाबा है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूँ कि ढाबा अभी खुला है कि नहीं खुला है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आप जा सकते हो। अगर वो ढाबा खुला है तो सत्या आपको दाल रोटी तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि वो ढाबा अपने साइड का ही है, नॉर्थ इंडियन का ही है। लेकिन मैं उधर गए हुए काफ़ी दिन बीत चुके हैं, मैं कह नहीं पाऊँगा कि ढाबा खुला मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद में करीब करीब 50-60 किलोमीटर के बाद में एक और ढाबा है, आप वो तो खुला मिलेगा, लेकिन वहाँ में तो पहुँचने में आपको टाइम लगेगा। मैं उसकी बात समझ गया था, यानी चलो पहले हम इसी ढाबे पर
ट्राई कर लेंगे। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम आगे की तरफ चल पड़ेंगे, फिर देखा जाएगा। और फिर हम संजय निकल पड़े थे अपना ट्रक लेकर के। आधी रात तो हो गई थी, अब भूख भी अब मरने के कगार पर थी। और हम उस जगह पर पहुंच गए थे जहां उस भाई ने बताया था। और मैं वाकई देखा, एक बाएं साइड में बोर्ड लगा हुआ था और हिंदी में लिखा हुआ था और इंग्लिश में लिखा हुआ था, शुद्ध ढाबा। लेकिन बोर्ड कई जगह से टूटा फूटा हुआ दिखाई पड़ रहा था और एक तीर का निशान बना हुआ था जो पीछे की साइड में शो कर रहा था जाने के लिए। रास्ता तो थोड़ा कच्चा था लेकिन साफ सुथरा था और मजबूत दिख रहा था। मैंने ट्रक मोड़ दिया कि चलो देखा जाएगा, अगर खुला है होगा तो हम खा लेंगे, नहीं तो वापस ट्रक मोड़ करके चल पड़ेंगे आगे की ओर। और मैं उस जगह पर पहुंच गया। मुझे एक छोटा सा ढाबा जैसा दिखाई पड़ा, लेकिन वहाँ तो अंधेरा हुआ पड़ा था, वहाँ कोई रोशनी नहीं थी। आसमान से चांद तो चमक रहा था और हर जगह साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। मैं सोचा कि शायद ज़्यादा लेट हो गया हो, होटल वाला सो गया हो, तो मैं संजय को छोड़ कर के ट्रक में मैं उस ढाबा के पास में पहुंच गया था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा नज़दीक में, तब देखा कि ढाबे पे तो ताला लटका हुआ है। इसका मतलब जो उस भाई ने बोला था कि कंफर्म नहीं है कि ढाबा खुला मिलेगा या नहीं मिलेगा। और मैं मायूस सा हो गया और मैं वापस मुड़ने लगा। अभी मैं ट्रक के पास भी नहीं पहुंचा था, तभी एक आवाज़ आई, भारी सा आवाज़ आई। तो मैं मुड़ करके पीछे देखा तो उस ढाबा से थोड़ा सा बहुत आगे एक बुजुर्ग हमें दिखाई पड़ा, जो हाथ में एक छड़ी लिए हुए खड़ा था। वो भी हिंदी भाषा में आवाज़ लगाया था। मैं हिंदी भाषा समझ गया कि शायद यही ढाबा वाला का होगा और हो सकता है कि ढाबा हम जाएं तो ये लोग खोल दें। अब मैं जल्दी से उनके पास में पहुंच गया। वहाँ जाकर के देखा तो करीब 50-55 साल का वो बुजुर्ग था और मैं नमस्ते किया जा कर के, यानी कि आप नॉर्थ इंडिया से हो। वो हंसने लगा मेरी बात सुन कर के, बोला, बाबू तुम भूखे हो, खाना चाहिए ना। छोड़ो हम कहाँ के हैं, तुम्हारा भोजन का हम व्यवस्था कर सकते हैं। क्या चाहिए तुम्हें, दाल रोटी? मैं उसकी बात सुन कर के हंस पड़ा, यानी कि हाँ जी, दाल रोटी के चक्कर में हम तो यहाँ पर आए थे। बोला, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, यानी कि ढाबा तो बंद पड़ा है। बोला, हाँ वो तो ढाबा हमने बंद कर रखा है काफ़ी दिनों से, और हमने एक छोटा सा ढाबा अंदर में खुला हुआ है, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। मैंने संजय को आवाज़ दी, संजय आ जाओ, जल्दी आ जाओ, खाना का प्रबंध हो गया है। संजय भी मेरे पास में आ गया था। वो जंगल के साइड में चलने लगा। वहाँ पर एक पगडंडी सी दिखाई पड़ रही थी और मैं पगडंडी देख करके ठिठक गया। मैं जंगल में देखने लगा, लेकिन हमें वहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो मन में एक डर सा पैदा हो चुका था और दिल नहीं गवाही कर रहा था कि हम उस जंगल में जाएं और उस बुजुर्ग के साथ में जाएं। तभी बुजुर्ग हंसता हुआ भारी आवाज़ में मेरी और संजय की तरफ देखने लगा। बोला, डर गए हो तुम लोग मेरी आवाज़ सुन करके? मेरी आवाज़ ही ऐसी है, भारी है, डरो नहीं। और हमें घूर करके हमारी आंखों में देखने लगा और उसकी आंखों में पता नहीं क्या जादू था कि हम उसके सम्मोहन में फंस गए। अब जो वो कह रहा था और हमें करना पड़ रहा था, हम उसके जाल में फंस चुके थे। और वो बोला, हमारे पीछे आओ, डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम हमारे पीछे चलते रहो।
सब कुछ मिलेगा तुम्हें, वो हंसता हुआ और बोलते जा रहा था। और मैं और संजय किसी मशीन की तरह उसके पीछे पीछे चल पड़े थे। हम अंदर चले जा रहे थे, लेकिन हम भागना चाहते थे वहाँ से। हमें डर लग रहा था, लेकिन सम्मोहन के वजह से और कोई जादू था जो बुजुर्ग ने किया था हमारे ऊपर में, हम उस जाल में फंसे हुए थे। हम चाह करके भी अब भाग नहीं पा रहे थे और उसके पीछे पीछे चल रहे थे एक मशीन की तरह। जब थोड़ी दूर हम अंदर गए तो मुझे एक वहाँ पर झोपड़ी सी दिखाई पड़ी। झोपड़ी के पास वो बुजुर्ग पहुँच करके रुक गया और हमें भी रुकने का इशारा किया। हम दोनों रुक चुके थे, लेकिन हम और संजय एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, नज़रें नहीं मिला रहे थे। पता नहीं क्या उस बुजुर्ग ने कुछ जादू कर रखा था या पता नहीं जो कुछ किया हो, हम एक दूसरे की तरफ देख ही नहीं रहे थे। हम दोनों सिर्फ उसी बुजुर्ग की तरफ देख रहे थे। तभी बुजुर्ग एक अनजानी भाषा में, जो हमें नहीं आता था, उसमें वो आवाज़ लगाने लगा। अंदर से एक जवान लड़की बाहर निकल के आई और वो भी हंस हंस करके उस बुजुर्ग से उसी भाषा में बात करने लगी थी। मैं उस जवान लड़की को देख करके हैरान था कि इस छोटी सी कुटिया जैसी जगह में और इतने घने जंगलों के बीच में ये क्या कर रही है, ये बुजुर्ग इसका क्या है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी बुजुर्ग ने बोला, तुम जाओ इसके साथ में, अंदर तुम्हें खाना मिलेगा, जो चाहोगे मिलेगा, तुम अंदर जाओ। वह मुझे आदेश दे रहा था और मैं उसकी आदेश का पालन कर रहा था। मैं एक मशीन के भांति उस लड़की के साथ अंदर झोपड़ी में चला गया। अंदर गया तो वहाँ पर रोशनी फैली हुई थी और रोशनी कहाँ से आ रही थी, उसका सोर्स क्या था, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन भरपूर रोशनी थी। वहाँ पर एक खाट बिछी हुई थी और लड़की ने हमें इशारा किया कि मतलब बैठो इस पर। मैं मशीन की तरह बैठ गया था। उस झोपड़ी में 2 कमरे थे। वो लड़की अंदर की तरफ चली गई और जब वापस आई तो उसके हाथ में एक बड़ा सा गिलास था। वो भी पुराने ज़माने वाला गिलास था, जो पीतल का और कांसा का होता था, उस तरह का गिलास था वो। और हमारे पास लेकर के वो पहुंच गई और पीने का इशारा करने लगी। शायद उसको हिंदी नहीं आती थी। मैं वो गिलास को पकड़ लिया और उसका आदेश का मैं पालन किया। मुझे लगा कि ये कोई शरबत है, कोई पेय पदार्थ है, और मैं उसको पीने लगा। उसमें हल्का हल्का सा स्मेल आ रहा था। ना वो मीठा था ना फीका था, अजीब तरह का उसमें कसैला टेस्ट था। उसके आदेश के अनुसार मैं पूरा ग्लास को पी लिया था। पी करके मैं गिलास को उस लड़की को पकड़ा दिया। अब मुझे पीते ही शरबत जो था वो, और शरीर में जलन सी होने लगी, एक ज्वाला सी भड़कने लगी। शरीर में लगा कि बहुत मेरे अंदर में पावर आ चुकी है, विशाल शक्ति मेरे शरीर में समा गई है। वो लड़की हमारे पास में सट करके आकर के बैठ गई और मेरी भावनाओं को छेड़ने लगी। मैं उसमें खो गया था, उस लड़की के जाल में फंस चुका था अच्छी तरह से। और फिर मैं एक गहरी नींद में सो चुका था। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता कि मेरे साथ में और क्या क्या हुआ है और संजय के साथ में क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं गहरी नींद में जा चुका था। जब मुझे होश आया तो संजय आवाज़ दे रहा था, उठो भाई उठो, सुबह हो चुकी है, उठो भाई। लेकिन मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मेरी आँख खोली नहीं जा रही थी दर्द से।
संजय मुझे बार बार उठाया जा रहा था, हिला रहा था मेरे हाथ पकड़ के कि भाई जी उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। और देखो हम लोग यहीं पर अभी पड़े हुए हैं, इसी ढाबे पर हैं। अब ढाबे का नाम सुनते ही मेरी आँख खुल गई और मैं एक कुछ पल तो बस देखता ही रह गया था कि जहाँ मेरा ट्रक ढाबे के पास में खड़ा था वहीं पर खड़ा था और हम ज़मीन पर लेटे हुए थे, कच्ची ज़मीन पर। संजय भी मेरे पास में बैठा हुआ था, शायद वो भी लेटा हुआ था। खरपतवार उसके कपड़ों पर लगे हुए थे और मेरे पर भी लगे हुए थे, कपड़े गंदा हुए पड़े थे। अब मुझे वो एक भयानक सपना सा लगा कि कहीं मैं रात में सपना तो नहीं देखा, लेकिन आखिर हम लोग यहाँ पर सोए कैसे। और थोड़ी देर के बाद में मुझे सब याद आ गया और मैं समझ गया कि हम किसी बहुत बड़े मुसीबत में फंस गए थे। और वो एक जाल ही था हमारे लिए, जाल बिछाया हुआ था। उस बुज़ुर्ग ने पूरा जाल बिछाया था ताकि हम उस लड़की के चक्कर में जा कर के फंसे और उसके खेल में हम साथ दें। शायद वो कोई चुड़ैल थी या कोई याक्षिणी थी। और मैं संजय का हाथ पकड़ करके डर गया था। देखा तो सुबह की लाली हर जगह पर फैली हुई थी, उजाला हो चुका था। और मैं उस पगडंडी की तरफ भागा देखने के लिए कि वाकई में वहाँ पर कोई झोपड़ी है क्या। लेकिन जहाँ से वो बुजुर्ग अंदर गया था उस जंगल के अंदर में, वहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं था। हर तरफ खरपतवार जमे हुए थे, कहीं से भी जाने का कोई रास्ता हमें दिख नहीं रहा था। और उजाले में दूर दूर तक उस जंगलों में दिख रहा था, झाड़ियों में दिख रहा था, वहाँ कोई भी झोपड़ी दिखाई नहीं पड़ रही थी। दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ दिखाई पड़ रहे थे। इसका मतलब कि हम लोग सही में किसी छलावा के चक्कर में फंस चुके थे रात को और हम जिंदा वापस आ गए हैं। वही हमें भगवान को शुक्रिया मनाना चाहिए। मैं संजय से पूछा, तुम्हारे साथ में क्या हुआ, तुम्हें कुछ याद है? रात में तुम यहाँ पर कैसे आए, हम कैसे आए, तुमने कुछ देखा, महसूस किया? संजय बोला, भाई मुझे तो बस इतना याद है कि वो बुजुर्ग ने तुम्हें झोपड़ी के अंदर भेजा उस लड़की के साथ में। मैं समझा कि शायद तुम जवान हो और उस लड़की के साथ में गए हो। और उसके बाद में बुजुर्ग मेरी तरफ आंखें अपना फैला करके देखने लगा और उसी वक्त मुझे नींद सी आ गई थी, गहरी नींद आ चुकी थी। मैं फिर सो गया था और जब नींद खुली तो मैं जब उठा तो देखा सुबह हो चुकी। हम ट्रक के पास ज़मीन पर पड़े हुए हैं, आप मेरे बगल में सो रहे हो। तब मैंने आपको उठाना शुरू किया। इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है भाई। मैंने संजय के हाथ पकड़ा, बोला, भाई चल, ये मनहूस जगह है, यहाँ तो हम लोग, हमारा जान भी जा सकता था। चलो भगवान का शुक्र है कि हम दोनों सही सलामत है भाई। ये जो कुछ हुआ है सब किसी छलावा का जाल था, उस जाल में हम दोनों फंस चुके थे। और फिर तो हमने देरी नहीं की ट्रक चलाने में और ट्रक अपना आगे की तरफ भगाता चला गया और भगवान का शुक्रिया अदा करता रहा कि भगवान आपने मेरी दोनों की जान बचाई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी रविंदर और संजय जी का। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी है। बहुत आनंद मिलेगा आपको सुन करके, देख करके। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो हम दोस्तों कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।